विधानसभा में विपक्ष की ओर से लाया गया कार्य स्थगन प्रस्ताव। अवैध खनन और तस्करी पर चर्चा कराने को लेकर विपक्ष ने किया हंगामा। खगड़िया में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया बैठक का आयोजन। आगामी पंचायत चुनाव को लेकर की चर्चा। मौके पर बीजेपी कार्यकर्ता रहे मौजूद। वैक्सीनेशन से आम लोगों का नंबर आया तो सेंटरों पर बढ़ी भीड़। रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन में उलझा है मामला। रजिस्ट्रेशन कराने वालों को दिया जाएगा ठोकर। और रिम्स सदर समेत 4 सरकारी अस्पताल और 24 निजी अस्पतालों में मिलेगी वैक्सीनेशन की सुविधा। जिला प्रशासन ने जारी की वैक्सीनेशन सेंटरों की सूची। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। तो बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विपक्ष किसी न किसी बहाने विरोध प्रदर्शन करता नजर आया। विरोध प्रदर्शन में अब बिहार में भूमि सुधार को लागू करने, गरीबों को बासगीत पर्चा देने और जमीन के दाखिल खारिज में अनियमितताओं के विरोध में आरजेडी माले समेत तमाम विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जहां एक तरफ सत्ता पक्ष अपनी औपचारिकताओं को पूरा करने में व्यस्त रहा, तो वहीं विपक्ष के द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन से आम जनता के मुद्दों को सत्र के दौरान कौन उठाएगा? क्या जनता की आवाज उठाने वाला कोई नहीं है? वहीं झारखंड बजट सत्र की बात की जाए तो यहां पर 5वें दिन भी विपक्ष द्वारा सदन के अंदर हंगामा जारी रहा। सदन की कार्यवाही हंगामे के बीच यूं ही चलती रही। विपक्षी सदस्य सदन के वेल में नारेबाजी करते हुए नजर आए। वेल में बैठकर बीजेपी के विधायक हरे रामा हरे कृष्ण कीर्तन भजन भी यहां पर करते नजर आए। अब यहां ये भी सवाल बनता है कि क्या आगे के कार्य दिवस जो हैं उनमें सदन सुचारू रूप से चल पाएगी? एक बड़ा सवाल जिसका जवाब झारखंड की जनता भी अब जानना चाहती है। कौन उठाएगा आम आदमी के मुद्दे? इस पूरी खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए पटना से हमारे संवाददाता कुमार गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौतम, लगातार 5वां दिन भी हंगामेदार रहा। विधानसभा में बजट पेश हो गया, लेकिन इसी बीच अगर हम बात करें तो जनता के और कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें अभी सदन में उठना है, जो उठाना यहाँ पर अभी बाकी है। लेकिन ऐसे में लगातार अगर यूं ही हंगामा चलता रहा तो जनता के कई ऐसे मुद्दे हैं जो अब यहाँ पर उठ नहीं पाएंगे। जाहिर तौर पे देखिए कंचन, जिस तरह से सरकार इस बजट सत्र को लाई है और लंबा बजट सत्र है, सरकार को पता था कि इसमें तमाम चीज़ों को लेकर के एक लंबा वक्त लगेगा और ये लगभग 1 महीने का है। हालांकि उसमें 22 दिन ही कार्य दिवस हैं, 8 दिनों का अवकाश है, लेकिन इस 22 दिन में शुरुआत के 2 दिन और अंत के 2 दिन, 4 दिन को माइनस कर दें तो सत्र तकरीबन 18 दिनों तक गंभीर रूप से चलेगा। लेकिन इन 18 दिनों में आप देखिए कि आधा से के करीब है और ऐसे में लगातार पहले दिन से ही आप देखिए कि राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की जो शुरुआत हुई थी वो हंगामेदार हुई थी। लिहाजा विपक्ष पहले से ये तय कर चुका था कि हम इस सत्र को, इस सदन को नहीं चलने देंगे। विपक्ष के तौर पे आपने देखा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पहले ही कहा था कि जिस तरह से बढ़ती महंगाई, अपराध, किसान के मुद्दे और तमाम चीज़ों को लेकर के जो सरकार को घेरने का प्रयास करेगी और सरकार घिरती भी नजर आ रही है। लेकिन चूंकि बजट सत्र है और बजट में तारकिशोर प्रसाद जो कि वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने जो बजट है उसको उस तरीके से पेश किया, यानी कि कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो सत्र रहा वो हंगामेदार रहा। और कल खास करके जो जिस तरह से वाम दलों के विधायकों ने भूमि राजस्व सुधार बिल को लेकर के, दाखिल खारिज को लेकर के, किसानों के और आम आवाम के जमीनों को के हक और हुकूक को अपना आधार मानकर कहा कि सरकार की ये मंशा है कि गरीबों को बेदखल किया जाए, उनकी जो जमीन की जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें काफ़ी सुस्ती है। तो जो ये बिल है, इस बिल को लेकर के सरकार एक नया रोड मैप लाना चाहती है। भूमि सुधार बिल के तहत जो ज़मीन है किसान के, या जो ज़मीन जो अतिक्रमण है, उन तमाम चीज़ों को लेकर के एक चर्चा करनी चाहती है सरकार और उसको पेश करना चाहती है। लेकिन विपक्ष की माने तो
विपक्ष साफ तौर पे कह रहा है कि सरकार का जो ये बिल है ये आम आवाम और गरीबों से के खिलाफ है ये बिल, और इस बिल को लेकर के हंगामेदार शुरुआत हुई। विपक्ष के तौर पे जो वाम दल के विधायक हैं, लेफ्ट के विधायक हैं महबूब आलम, उनसे जब बातचीत हुई उन्होंने कहा कि ये जो बिल है इस बिल को कभी भी हम सदन में बहुमत से पास नहीं होने देंगे। इसके अलावा जो पिछले कुछ महीनों से जो अतिक्रमण का दौर चल रहा है, तो जब तक सरकार उनको पहले बसाती नहीं है तब तक उजाड़ने का हक नहीं है। तो ऐसे में कई मुद्दे हैं और कई जो इसमें जो संघर्ष समिति के जो लोग हैं, जो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए लोग हैं, इन तमाम लोगों का कहना है कि पहले आप इसको बसाइए, तब जा कर के ये जो भूमि सुधार बिल है उस पर लागू होगा। दूसरी बात यह है कि इन्होंने जो सीओ की कमी की वजह से डीसीएलआर जो भूमि उपसमाहर्ता होते हैं उनकी कमियों के वजह से कई मामले जो है ये भूमि सुधार को लेकर के 20-20 साल से पेंडिंग है। तो इसको भी तेजी से कैसे निपटारा किया जाए, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करने के बजाय सरकार अगर कोई बिल लाती है या सरकार कोई भूमि सुधार को लेकर के अपना कोई योजना बनाती है, तो इन योजनाओं के खिलाफ विपक्ष का हंगामा स्वाभाविक है। और यही वजह है कि आप देखिए कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव या उनके जो महागठबंधन के जो सहयोगी दल हैं, कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, इसके अलावा वामपंथी दल के जो विधायक हैं, तो ये हक और हुकूक को लेकर के इस बिल के खिलाफ हैं। हालांकि आज भी देखिए, आज का भी जो बजट सत्र का जो दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि फिर शनिवार और रविवार को अवकाश हो जाएगा। तो आज का इस सप्ताह का जो ये आज शुक्रवार का जो दिन है वो भी काफ़ी हंगामेदार रहने की पूरी संभावना है। और सरकार को घेरने का जो प्रयास चल रहा है इस बजट सत्र के जरिए, उसमें कहीं ना कहीं जो है महागठबंधन ये फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहा है और सरकार के तमाम मंत्रियों को घेरने की कोशिश कर रहा है, और जो नए मंत्री हैं उन मंत्रियों की कमियों को भी उजागर कर रहा है। यानी कि उनके पीछे जो पूर्व में जो मंत्री रह चुके हैं उन मंत्रियों को जवाब देना पड़ रहा है। मतलब इस बार का जो कंचन, इस बार का जो बिहार का जो सदन है उसमें सभी ज्यादातर नए चेहरे हैं जो मंत्री हैं। तो ऐसे में उनके लिए किसी प्रश्न का या शून्यकाल के दौरान उठाए गए विपक्ष के प्रश्नों का जवाब दे पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और सरकार हालांकि बहुत प्रयास कर रही है कि सभी प्रश्नों के जवाब दिए जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं मंत्रियों की जो का अनुभव कह लें कि उसकी जो कमी है उसके वजह से सरकार जवाब नहीं दे पा रही है। और पूर्व में जो मंत्री रहे हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बता दूं कि कल एक प्रश्न के जवाब में जब नितिन नवीन से सवाल पूछा गया था पथ निर्माण से जुड़े हुए मसले को लेकर के, तो वो गलत आंकड़े पेश कर रहे थे। शायद उनको इस बात का एहसास नहीं है कि वो मंत्री हैं, उनके एक एक शब्दों का महत्व है और सदन में कही हुई हर बात अपने आप में एक योजना बन जाती है, एक बात है। तो फिर आप जो पूर्व में जो पिछले 15 सालों से भी पथ निर्माण देख रहे थे नंद किशोर यादव, उन्होंने आंकड़ों को ठीक किया, तब जाकर के मतलब अभी ये जो दौर है, ये जो बजट सेशन है, इसमें कहीं ना कहीं नए मंत्रियों के अनुभव की भी जो कमियां हैं वो देखने को मिल रही है। और इस पर विपक्ष हमलावर है और विपक्ष के तौर पे भाई वीरेंद्र महबूब आलम, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम सदन को नहीं चलने देंगे इस तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल, देखा जाए गौतम तो 5 दिन बीत चुके हैं विधानसभा सत्र के और ऐसे में 5 दिनों में ही यहाँ पर हंगामा देखने को मिला है। हमारे साथ रांची से हमारे संवाददाता कुमार कामेश भी जुड़े हुए हैं। कामेश, अगर मैं बात करूं झारखंड विधानसभा की, तो यहाँ पर भी लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है, किसी तरह से कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। तमाम जो यहाँ पर झारखंड की जनता के मुद्दे हैं, उन मुद्दों से यहाँ पर एक तरफ सरकार भी भटकती नजर आ रही है, दूसरी तरफ विपक्ष जो वहां पर इन सवालों को उठा सकता है, जनता के मुद्दों को उठा सकता है, वो भी उन मुद्दों से यहाँ पर भटकती नजर आ रही है। सिर्फ नुकसान यहाँ जनता को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जनता को उम्मीद थी कि सत्र में यहाँ पर तमाम बातें उठेंगी, तमाम मुद्दों को उठाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल कंचन, जिस तरह से झारखंड में बजट सत्र का
5 दिन खत्म हो गए और पांचों दिन देखा जाए तो पूरी तरह से विपक्ष जो है लगातार सरकार को घेरने का प्रयास किया। हालांकि देखिए, जिस तरह से सदन चलनी चाहिए, सदन की कार्रवाई चलनी चाहिए, तो सदन कहीं ना कहीं अमर्यादित ढंग से ये सदन चल रहा है। इसको लेकर कल कार्य मंत्रणा की बैठक भी की गई और कार्य मंत्रणा की बैठक के दौरान यह सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि सदन की कार्रवाई चलने देनी चाहिए। सदन की कार्रवाई चलने से एक स्वच्छ छवि भी झारखंड की आती है और जनता के जो मुद्दे होते हैं कहीं ना कहीं गौन नहीं होते। तो ऐसे में कार्य मंत्रणा की बैठक के बाद जिस तरह से कल की सदन प्रश्नकाल के बाद जिस तरह से कल सदन की शुरुआत हुई, सदन चलने लगी दोबारा, तो उससे यह स्पष्ट होता है कि आने वाले दिनों में हो हंगामा के बीच सदन की कार्रवाई चलती रहेगी। हालांकि जो बीजेपी विपक्षी पार्टी है, विपक्षी पार्टी के द्वारा कल 5 बार कार्य स्थगन आदेश लाया गया और 5 बार जो कार्य स्थगन आदेश को स्पीकर ने खारिज कर दिया। तो ऐसे में विपक्ष चाह रहा है कि किसी तरह सदन की कार्रवाई कहीं ना कहीं बाधित होते रहे और जो जनता के मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं गौन होती जाए। वहीं कार्य स्थगन जो प्रस्ताव लाया गया था वो झारखंड में अवैध खनन के मामले को लेकर आया गया था। कल पूरा अगर सदन की कार्रवाई देखी जाए तो अवैध खनन पे ही पूरी तरह से इर्द गिर्द घूमता रहा। अवैध खनन के मामले में जिस तरह से अभी एक पंकज मिश्रा का नाम आ रहा है, तो सदन में विपक्ष ये पूछ रहा है कि पंकज मिश्रा कौन है और इसकी पहुंच कहां तक है। जिस तरह से पंकज मिश्रा ने साहेबगंज के मामले में पंकज मिश्रा का नाम आया है, तो पंकज मिश्रा, विपक्ष ये बता रहा है कि पंकज मिश्रा जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफी करीबी है और जब गाड़ियां अवैध खनन वाली गाड़ियां पकड़ाती है तो वह उनके बल पे छूट जाती है। तो ऐसे में सत्ता पक्ष के विधायक भी यह बोलते हैं कि राज्य में लगातार अवैध खनन हो रहा है और अवैध खनन पे रोक नहीं लगाई गई तो आने वाले दिनों में झारखंड के नक्शा से जो पहाड़ है वो पूरी तरह से लुप्त हो जाएंगे। तो ऐसे में ये देखा जाए तो यह जरूर ही चिंता का विषय है कि जिस पार्टी ने जल जंगल जमीन के नाम पर राजनीति करती है, जो जल और जंगल बचाने की बात करती है और उसी की सरकार में अवैध खनन का मामला उसी के विधायक उठाते हैं, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है वो वर्तमान सरकार पे है और विपक्ष का हमलावर होना भी जायज है। जब सत्ता पक्ष के विधायक इस तरह की बात करते हैं कि आपके कार्यकाल में या साहेबगंज में या दुमका में या गुमला में बात की जाए तो कहीं ना कहीं अवैध खनन अपने चरम पे है। चाहे वो बालू उत्खनन की बात की जाए, बालू भी अवैध तरीके से उठाव हो रहा है। कोयला उत्खनन की बात की जाए, धनबाद में कई जगहों पे कोयला उत्खनन जो है अवैध तरीके से हो रही है। तो ऐसे में झारखंड में जिस तरह से अवैध उत्खनन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है तो ऐसे विपक्ष का हमलावर होना जायज है। लेकिन वहीं सत्ता पक्ष की बात की जाए तो जिस तरह से विपक्ष जो मामला उठा रहा है उसमें सत्ता पक्ष के लोग ये बता रहे हैं कि विपक्ष जो है केंद्र में पूरे देश में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, डीजल, पेट्रोल और रसोई गैसों के दाम में बढ़ोतरी हो रही है, उससे जनता का ध्यान भटकाने के लिए जो है इस तरह के जो काम है, इस तरह के जो सवाल है वो विपक्ष में सदन में उठाए जा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो सत्ता पक्ष भी अपने आप से जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों से भटकता नजर आ रहा है। चाहे विपक्ष की बात की जाए, विपक्ष भी जनता के जो अभी सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई के मुद्दे पे भी पूरी तरह से ध्यान भटकाकर अवैध उत्खनन जैसे मामलों को उठाकर सरकार का भी ध्यान भटाना चाह रहा। तो ये ऐसे में कहा जाए तो एक स्वतंत्र और स्वच्छ लोकतंत्र के लिए अगर बात की जाए, विपक्ष जितना मजबूत होगा जनता के मुद्दे भी सदन में उतने ही उठेंगे। देखिए, सदन की एक गरिमा होती है और जिस तरह से झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में विपक्षी पार्टियों के द्वारा सदन में कीर्तन करना, सीटी बजाना, इस तरह के अमर्यादित कार्य किए गए तो ये कहीं ना कहीं जनता के हित में दिखाई नहीं देते। जनता के मुद्दे कहीं ना कहीं इस बजट सत्र में गुमनामी में घिरे हुए हैं। जी कंचन। बिल्कुल कामेश, जिस तरीके से अगर अभी हम बात कर रहे हैं अवैध खनन को लेकर, लगातार यहाँ पर अवैध खनन को लेकर पूरी तरह से विपक्ष जो है वो हमलावर रहा सरकार पर। अवैध खनन के अलावा यहाँ अगर मैं बात करूं तो ऐसे और कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर सरकार को पूरी तरह से घेरने की तैयारी यहाँ पर विपक्ष करके पहुंच रहा है? और देखिए, झारखंड में अवैध उत्खनन की बात छोड़ दी जाए तो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो है नियोजन नीति है। अभी तक सरकार नियोजन नीति पे अपना स्पष्ट रुख बजट में नहीं दिखाई है। नियोजन नीति के कारण कई ऐसी नियुक्तियां हैं जो अभी बाधित हैं, रुकी हुई है। यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है और साथ ही साथ देखा जाए तो दूसरी बात यहाँ सबसे बड़ी इस बजट में नई देखने को मिली कि जो लोग पलायन करके कोरोना संक्रमण के काल में पलायन करके झारखंड में आए हैं उनको फिर
फिर से रोजगार देने के लिए सरकार ने ऐसा कोई पहल नहीं किया। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी भी बोल रही है कि वर्तमान सरकार ने जो बजट पेश किया है वो हमारी जो योजनाएं थी उन योजनाओं को रीपैकेजिंग की है और रीपैकेजिंग करके इन योजनाओं का क्रेडिट जो है वर्तमान सरकार लेना चाह रही है। हालांकि सरकार ने कृषि योजनाओं पे और कृषि कार्यों पे जो घोषणा की है कि किसानों के हित में जो लाभकारी कदम उठाए हैं वो जरूर सराहनीय है। जिस तरह से किसानों के लिए ऋण माफी की योजना की, तो ऋण माफी पे भी विपक्ष हमलावर है, क्योंकि ऋण माफी के जो राशि थे वो सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021 की बात की जाए तो वित्तीय वर्ष में जो ऋण माफी की राशि थी उसे भी सरकार को सरेंडर करना पड़ा। तो इस पे भी विपक्ष अब हमलावर है कि एक तरफ जो राशि ऋण माफी के लिए किसानों के लिए आवंटित होती है उन राशि का भी बंटवारा नहीं होता, दूसरी तरफ सरकार फिर से ऋण माफी की घोषणा करती है। तो ये कहीं ना कहीं जो है वर्तमान सरकार की कार्यशैली पे सवाल उठता है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा रहा धान क्रय के मामले में। आपने सुना होगा कुछ दिन पूर्व ही झारखंड में धान क्रय के लिए कई धान क्रय केंद्रों का स्थापना किया गया था, लेकिन जिस मात्रा में धान खरीदना चाहिए था किसानों को जो लाभ मिलना चाहिए था वो कहीं ना कहीं बिचौलिए जो है उस लाभ को ले लिए। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो धान क्रय के मामले में भी विपक्ष जो है लगातार वर्तमान सरकार पे हमलावर है। विपक्ष लगातार ये हमला कर रहा है कि किसानों के जो धान है वो बिचौलिए खरीद के ले गए, क्योंकि सरकार की गलत नीति। कुछ दिन पहले ही झारखंड के जो वित्त मंत्री हैं वो धान खरीद पे पूरी तरह से रोक लगा दिए थे, क्योंकि धान में उन्होंने जो हवाला दिया था धान क्रय के रोकने के लिए कि धान में नमी है और नमी के कारण धान का वजन बढ़ रहा है, तो ऐसे में सरकार के राजस्व की हानि हो रही है। तो ऐसे में धान अभी गीले हैं, इसलिए धान की क्रय अभी नहीं हो पाती। इस मामले को लेकर भी विपक्ष जो है लगातार सत्ता पक्ष सदन में हंगामा करता रहा। इस पर जो है वित्त मंत्री सफाई दी है। वित्त मंत्री ने सफाई देते हुए कहा है कि विभाग हमारा है, हम इस गलती को स्वीकारते हैं और ज्यादा से ज्यादा जो है धान क्रय केंद्रों की स्थापना हो। लेकिन देखा जाए कंचन, तो इस बात में भी सरकार जो है अब बैकफुट के मुद्दे पे आ गई है, अपना बचाव करना चाहती है। क्योंकि देखिए धान की जो कटाई का समय होता है वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये इन महीनों में होता है। उसके बाद धान कहीं ना कहीं स्टॉक होता है, धान को कहीं संग्रहण होता है। किसान भी चाहते हैं कि जो धान हम लोग वो बहुत उम्मीद के साथ फसलों को लगाते हैं कि जब फसल कटेगी तो उनमें एक उम्मीद का किरण होता है कि उसका कुछ पैसा जो है उनके रोजमर्रा के जीवन में उपयोग होगा, उसका कुछ लाभ होगा। लेकिन जब अच्छी खेती होती है, देखिए वित्त मंत्री ये भी बोल रहे हैं कि इस बार झारखंड में धान की खेती अच्छी हुई है, लेकिन उनका संग्रहण और जो लाभ जो है वो झारखंड के किसानों को मिलना चाहिए था वो कहीं ना कहीं बिचौलिए ले गए, क्योंकि सरकार ने पूरी तरह से धान क्रय पे रोक लगा दी थी। तो ऐसे में किसानों की यह मजबूरी थी कि किसान जब खेती करते हैं तो कहीं ना कहीं कई ऐसे किसान होते हैं जिनकी बहुत सारी मजबूरियां होती है, कर्ज लेकर खेती करते हैं और जब फसल होता है तो उस कर्जों को चुकाते हैं। तो ऐसे में उनके सामने उन महाजनों का पैसा भी चुकाना था। तो ऐसे में औने पौने दाम पे किसानों ने भी यहाँ के धान को बेच दिया। तो अब जाके देखा जाए तो जिस तरह से कल सदन में मुख्यमंत्री ने इस मामले पे खुद कहा है कि सभी जिला उपायुक्तों को यह निर्देश दिया है कि जहां भी धान क्रय केंद्रों की जरूरत है, विधायक अगर अनुशंसा करते हैं तो धान क्रय केंद्रों को खोला जाए। तो ऐसे में देखा जाए मार्च का महीना चल रहा है, मार्च महीने में धान क्रय केंद्र खोलने से आम किसान है जो किसान है झारखंड के, उनको क्या लाभ होगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। और इस बात को लेकर भी विपक्ष जो है अब हमलावर दिखेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल कामेश, हमारे साथ हमारे संवाददाता पटना से भी यहाँ पर बने हुए हैं। गौतम, आपसे मेरा एक सवाल, जिस तरीके से लगातार यहाँ पर हंगामा देखने को मिल रहा है, कई मुद्दे हैं ऐसे बिहार में जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष पूरी तरह से यहाँ पर तैयारी कर चुका है सरकार पर हावी होने की, ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर इस बार यहाँ पर विपक्ष पूरी तरह से तैयार है? गौतम, देखिए, जिन मुद्दों की बात कंचन आप कर रही हैं, तो बिहार में विपक्ष के पास तो हंगामे के लिए कई मुद्दे हैं। जैसे इन दिनों या फिर कह लें कि जब से सरकार का गठन हुआ है, आप देखिए कि आपराधिक मामलों में कितना इजाफा हुआ है। हत्या, लूट, अपहरण और अब तो सरेआम नेताओं के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। इसके ऊपर देखिए बैंक डकैती देख लीजिए कितनी ज्यादा हो रही है। सरेआम जो लोग पैसा लेके जा रहे हैं वो लूटे जा रहे हैं। भागलपुर की घटना देख लीजिए, चंद मिनटों में पलक झपकते 2.5 लाख रुपए गायब हो जाते हैं। इसके अलावा देखिए कि दरभंगा की जो लूट हुई है सोना कांड की, अब सोना की, तो उसमें 7 करोड़ है, जबकि 7 करोड़ तो सिर्फ जिनमिन है, कहते हैं उसमें 30 करोड़ रुपए का सोने की बड़ी घटना हुई है, लूटपाट हुई है, लेकिन आज भी देखिए उसकी रिकवरी नहीं हो पा रही है।
और जो लोग पकड़े जा रहे हैं, अगर पकड़े जा रहे हैं, अगर वो वही आरोपी है, तो उस आरोपी से आप पैसे क्यों नहीं रिकवरी कर पाते हैं? तो ऐसे कई सवाल हैं, आपराधिक घटनाएं हैं, जिसको लेकर के विपक्ष लगातार हमला कर रहा है। इसके अलावा केंद्र सरकार की जो बढ़ती महंगाई है, उसमें राज्य सरकार की भूमिका है। कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, तो ऐसे में आप बताइए कि सरकार से ये पूछ रहा है विपक्ष कि आखिर महंगाई क्यों बढ़ रही है, तेल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, प्रतिदिन रसोई गैस के सिलेंडरों में क्यों इजाफा हो रहा है, किचन से लेकर के आम आवाम तक परेशान है। और ऐसे में आप रोजगार की बात कहाँ कर रहे हैं? आपने कहा था हम 19 लाख रोजगार देंगे, ऊपर से आपने महंगाई की मार कर दी, किसान का आंदोलन अभी चल ही रहा है। तो एक मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास हर दिन एक नए मुद्दे मिल जाते हैं किसी न किसी बात को लेकर के, और पहले से जो 5 प्रमुख मुद्दे हैं वो पहले से ही अटैकिंग रोल में है। कुल मिलाकर कहें कि यहाँ पर सदन चलने की स्थिति नहीं है, सदन में किसी भी सवाल का जवाब सरकार ढंग से नहीं दे पा रही है, क्योंकि विपक्ष जो सवाल पूछना चाहता है उससे अलग सरकार जवाब देती है, या फिर सरकार ये कहती है कि 2005 से पहले का बिहार क्या था। तो इन्हीं सवालों और जवाबों के बीच में जो आम आवाम की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर होती नहीं दिखाई दे रही है। सरकार कहती है कि हम इस बार जो है नई उद्योग नीति, नई व्यवस्थाएं सब कुछ लाएंगे, लेकिन विपक्ष सुनने को तैयार नहीं है। विपक्ष ये पूछ रहा है कि पिछले 15 सालों में आपने क्या किया, और आपने जो वादे जनता से किए हैं, जो बजट का आकार इस बार बिहार का है, उस बजट के आकार में क्या 19 लाख लोगों को रोजगार मिल जाएगा? तो कई ऐसे अहम सवाल हैं कंचन, जिसको लेकर के सदन में हंगामा बढ़ पा है, और ये हंगामा सत्र के अंत तक देखने को मिलेगा, और ये हंगामेदार सत्र होगा। और आज भी देखिए कि ठीक 11 बजे से पहले जो विपक्ष के जो सदन के ठीक बाहर अलग अलग मुद्दों को लेकर के कोई प्याज लटका करके अपनी बात कहने चला आता है, तो कोई विधायक साइकिल से आकर अपनी महंगाई को जताने की कोशिश करते हैं, तो कुछ लोग महिला जो विधायिका है वो चूल्हा लेकर के आती हैं। तो कहीं गौतम, एक सवाल आपसे यहाँ पर मेरा है गौतम, जिस तरीके से लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है, क्या इस बीच बढ़ती महंगाई को लेकर किसी तरह से कोई यहाँ पर बातचीत हो पाई है, किसी तरह से सरकार की कोई प्रतिक्रिया आई है? इसके अलावा जैसे बढ़ते अपराध की अगर हम बात कर ले, बिल्कुल सही आपने कहा, लगातार हम ये खबरें दिखाते हैं कि बिहार में अपराध का ग्राफ जो है वो बढ़ता जा रहा है। सरकार की इसकी तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया वहां पर आई है? क्योंकि ये दोनों बड़े ही अहम मुद्दे हैं। देखिए कंचन, आपने 2 सवाल पूछा है, एक अपराध, दूसरा महंगाई। अपराध के मुद्दे पर सरकार हमेशा से ये कहती है कि यहाँ पे कानून का राज है, लेकिन सरकार की जो गृह विभाग है, सरकार का जो पुलिसिंग है, वो पूरी तरीके से फेल है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इक्के दुक्के घटना को छोड़ दिया जाए तो तमाम घटनाओं में पुलिस अभी तक अनुसंधान नहीं कर पा रही है, या फिर उसके पीछे की क्या वजह है, जबकि तमाम चीज़ों से लैस कर दिया गया। गृह विभाग को बिल्डिंग दे दी गई है, मतलब हथियारों से लैस कर दिया गया, फिर भी अगर उनका जो पुलिसिंग है, अगर वो सक्सेस नहीं है, अनुसंधान नहीं कर पाता, या 24 घंटे के अंदर अपराधी निकल जाते हैं, और शराब जैसे मामले पर सिर्फ अभी सरकार जो है सबसे ज़्यादा घिरती नजर आ रही है। दूसरा महंगाई केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीतियों से चलता है। अगर केंद्र सरकार पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करती है, तो यहाँ पर जो राज्य सरकार की जो टैक्सेस हैं, अगर उसमें कुछ कमी हो जाए तभी कुछ रियायत हो सकती है, जिसकी होती संभावना बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि अब इंतजार करना होगा कि बैरक के जो दाम है वो कमते हैं, केंद्र सरकार कब इसको कम, केंद्र सरकार की तरफ से कुछ जो प्रधान से जो मंत्री हैं उनके तरफ से, या जो सरकार के जो अंग हैं उनकी तरफ से ये बयान आता है कि अभी गर्मी आएगी तो ठंड, जो तेल के दाम जो है वो कम हो जाएंगे। तो अब इंतजार है लोगों को कि अब कब गर्मी आएगी, तो तब जो है पेट्रोल की कीमतों में कमी आएगी। लेकिन ये सब कहने की चीज़ें हैं, बात चाहे किसी भी मौसम की कर ले, सरकार जिसकी भी होगी केंद्र में महंगाई कम करने में नाकाम साबित हुई है। बात चाहे यूपीए की कर ले, एनडीए की कर ले, जनता का भरोसा सरकार पर से उठ गया, क्योंकि यही मोदी सरकार सिलेंडर लेकर के, उनकी तो कई सोशल मीडिया में वायरल करते हैं लोग, कहते हैं कि देखिए, यही कहते थे कि महंगाई कम हुई क्या, बिजली आई क्या, तो ये तमाम जो सवाल पूछे जाते थे उस वक्त जब मनमोहन सिंह थे, तो आज वो प्रधानमंत्री मोदी है तो उनसे भी सवाल पूछे जाएंगे। जनता, कुल मिलाकर जनता पिसती नजर आ रही है। महंगाई की वजह से जो कमर है वो टूट रही है, और
महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि बिल्कुल। चलना तो आम जनता को ही है। बिल्कुल गौतम, जी, बहुत बहुत शुक्रिया गौतम हमारे साथ जुड़ने के लिए। कामेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमने यहाँ पर चर्चा की है जिस तरीके से बजट सत्र चल रहा है, और इस सत्र में यहाँ पर लगातार विपक्षियों की तरफ से कोहराम देखने को मिल रहा है, लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। झारखंड विधानसभा में भी इसी तरीके से हंगामा देखने को मिला। वहीं बिहार विधानसभा की बात करें तो 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक बिहार विधानसभा में भी सिर्फ और सिर्फ हंगामा ही देखने को मिला है। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। तो गुमला में डायन के नाम पर एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या मामले में हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। इस मामले में चीफ जस्टिस रवि रंजन ने कहा है कि सरकार को अब गहरी नींद से जागना होगा। राज्य में डायन कुप्रथा के खिलाफ जागरूकता अभियान सही तरीके से नहीं चल रहा है। कोर्ट ने मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी और समाज कल्याण सचिव को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। गुमला जिले में डायन बिसाही के नाम पर 5 नृशंस हत्याओं की घटना को लेकर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ काफी गंभीर दिखी और कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने मौखिक टिप्पणी की कि क्या राज्य सरकार सो रही है, और राज्य के पुलिस महानिदेशक, मुख्य सचिव, गृह सचिव एवं कल्याण सचिव को तलब करते हुए उन्होंने जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 मार्च का समय निर्धारित किया गया है, उससे पूर्व जवाब दाखिल करना है। तो बिहार में बढ़ते अपराध के सवाल पर जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने अपना बयान जारी किया है, जहां जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि पहले से बिहार सुरक्षित हाथों में है। सीएम नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री दूसरा बिहार में कोई हो ही नहीं सकता है। वहीं क्राइम कंट्रोल पर गोपाल मंडल ने यह भी कहा कि हमारे पास भी लाइसेंसी हथियार है, जरूरत पड़ने पर हम भी इसका इस्तेमाल अपराधियों पर कर सकते हैं। हम डरने वाले विधायक नहीं हैं। बीजेपी के मनोबल बढ़ा हुआ है, ऐसे नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिए। छोटे पार्टी थोड़े हैं। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री देश नहीं विदेशों में गिनती के हिसाब में आते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री देश लेवल के नेता है ना, तो छोटे पार्टी हम लोग कहाँ हैं। बीजेपी को बड़ी पार्टी आप बता रहे हैं थोड़ी देर। बीजेपी तो बड़ी पार्टी है ही भाई। तो बिहार में आपसे छोटी थी, बोले आप अब ना बड़ी हो गई। अरे यहाँ नहीं, पूरे देश में बीजेपी बड़ी पार्टी है। तो यहाँ बीजेपी का प्रेशर रहता है कुछ काम करने का? क्या प्रेशर रहेगा भाई, वो तो कमांड मुख्यमंत्री संभाले हुए आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। यहाँ पर प्रेशर क्या रहेगा, प्रेशर का कोई। चलिए इसी के साथ वीआईपी न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।